हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बीएड एग्जाम नोट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज यहाँ पर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, यानी नॉलेज एंड कैरिकुलम का ये सेकंड पार्ट है। दोस्तों इससे पहले एक पार्ट दे चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा ये सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं। यहाँ पर दोस्तों आपसे एक बुक का नाम दिया जा रहा है, स्टूडेंट एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल। इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा बी को जाएगा एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फांस। टिक कर लीजिएगा इसे बी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं मुदालियर कमीशन क्या है और दोस्तों उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए, और फिर इसी पर आधारित आगे प्रश्नों को भी देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, 1952 से 53 तक। चलिए देखते हैं ये माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने सबसे पहले कब 1948 में विश्वविद्यालय आयोग यानी कि राधाकृष्णन कमीशन का गठन किया। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने सबसे पहले 1948 में विश्वविद्यालय आयोग, जिसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से जाना जाता है, का गठन किया। भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने और उसका स्तर ऊंचा उठाने के लिए सुझाव देने के लिए ताराचंद्र समिति का निर्माण किया। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के सुझाव पूर्ण नहीं थे और न ही वह संतोषजनक थे, जिस कारण केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1951 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने कब 1951 में केंद्रीय सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। जब दोस्तों ताराचंद समिति का निर्माण किया गया था और इस समिति में एक रिपोर्ट आई 1949 में। जो रिपोर्ट थी, इसके सुझाव जो थे वो पूर्ण नहीं थे और ना ही वह संतोषजनक थे। इसलिए क्या हुआ, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1951 में केंद्रीय सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। सरकार ने 23 सितंबर 1992 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये 200 पॉइंट याद रखिएगा, इनसे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। कब? 23 सितंबर 1992 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, याद रखिएगा, इनकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को इन्हीं के नाम से, यानी अध्यक्ष के नाम से मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। और बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों प्रश्नों पर बात करेंगे, जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है। अभी दोस्तों बताया था इसे मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर जो जाएगा बी को जाएगा। टिक कर लीजिएगा इसे मुदालियर आयोग। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो सी को जाएगा, 52-53। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? यहां पर बात की जा रही है व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम से कि इसमें किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है आपके सामने कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कार्यक्रम, अगला है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम, अगला है सिविल इंजीनियरिंग कार्यक्रम और लास्ट है आपका नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। तो दोस्तों आपको आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा की बात की जा रही है, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में। तो राइट आंसर आपका जाएगा डी को,
नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, यह कथन है। पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी को, मुनरो। टिक कर लीजिएगा इसे, सी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? ऑप्शन ए आर्थिक, बी दार्शनिक, सी मनोवैज्ञानिक और डी है सामाजिक। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा आपका ए आर्थिक। पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा मुख्य आधार नहीं है? आर्थिक। अगला है पाठ्यचर्या के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए बालकों का सर्वांगीण विकास, नैतिक चरित्र का विकास और सी है आपका मानसिक शक्तियों का विकास, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको बता चुके हैं, अगर आपको आंसर आता है तो आप पढ़कर ही आंसर दें, अगर नहीं आता है तो आपका राइट आंसर चला जाएगा डी को, उपयुक्त सभी। टेक कर लीजिएगा इसे, उपयुक्त सभी, क्योंकि यहां पर पूछा गया था पाठ्यचर्या के उद्देश्य, ये सभी हो जाएंगे। अगला है डी के व्हीलर के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण प्रक्रिया कितने चरणों में बांटा गया है? बात की जा रही है यहाँ पर डी के व्हीलर के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा सी, 5 चरणों में बांटा गया है। टिक कर लीजिएगा इसे। अगला है पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है? ऑप्शन ए अनुभव आधारित पाठ्यक्रम, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, सी कोर पाठ्यक्रम और डी है आपका सह संबंधित पाठ्यक्रम। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है, तो दोस्तों गांधी जी की बात की जा रही है, यहां से आपका राइट आंसर जाएगा बी शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कलाकार शिक्षक के हाथ में यह एक कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ यानी कि शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो, जिसे स्कूल कहते हैं, अपने स्टूडियो में ढाल सके। किसने कहा है? दोस्तों ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे आप देख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा कनिंघम को। राइट आंसर बनेगा आपका डी, टिक कर लीजिएगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं, पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है आपका एनसीसी, बी रेड क्रॉस, सी स्काउटिंग और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जाएगा आपका डी को, उपयुक्त सभी। अगला है माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि यहाँ पर ऑप्शन है कहानी विधि, बी है क्रिया विधि और सी है वाद विवाद विधि, डी है प्रदर्शन विधि। तो यहाँ से जो आपका दोस्तों राइट आंसर जाएगा वो डी को जाएगा, प्रदर्शन विधि को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा इसे। निम्न में से क्या 3 Rs के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों आपको बता दें जो 3 Rs हैं यानी 3 Rs बेसिक स्किल्स हैं ये, इसके अंदर दोस्तों क्या आता है? पहला रीडिंग रहेगा आपका, रीडिंग आता है, दूसरा जो है आपका राइटिंग आता है और तीसरा है वो अर्थमेटिक आता है, जिसे रिथमेटिक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका जो है 3 R के अंतर्गत अगर यहाँ पर ये पूछा जाता कि निम्न में 3 R के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो दोस्तों आपका आंसर बन जाता पढ़ना, लिखना और गणित की जगह यहाँ पर अंक गणित। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो आप यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नहीं आता है, 3 Rs के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो डी को जाएगा, अनुक्रिया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। पाठ्यचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है। ऑप्शन ए लक्ष्य तथा उद्देश्य, बी विषय वस्तु, सी अधिगम कार्य तथा अनुभव और डी है ज्ञान। पाठ्यचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तथ्यों में से नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जाएगा आपका डी को, ज्ञान। अगला है निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? आपको नहीं पर ज्यादा ध्यान देना है दोस्तों। एक क्वेश्चन जब भी आप पढ़ें तो आप ये जरूर देख लें कि वहां पर नहीं पूछा जा रहा है या नहीं। तो ऑप्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पर स्थिति विश्लेषण, बी है पाठ्यचर्या घटकों की पहचान, तार्किकता का विकास और अगला है मूल्यांकन। तो दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर जाएगा डी को, मूल्यांकन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जवाबदेही प्रक्रिया का
प्रमुख तत्व नहीं है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ पर नहीं के ही पूछे जा रहे हैं। जवाबदेही प्रक्रिया का कौन सा तत्व नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है जवाबदेही क्यों, जवाबदेही लेने वाला कौन है, जवाबदेही कैसी, जवाबदेही किसकी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा आपका सी को जाएगा, जवाबदेही कैसी। क्यों, कौन, किसकी, ये तो इसके तत्व हैं, लेकिन जो आपका राइट जो आंसर है आपका सी जाएगा, जवाबदेही कैसी, ये तत्व नहीं है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? ऑप्शन ए धर्म ग्रंथों पर आधारित, बी मनोवैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित, सी समाज की आवश्यकताओं पर आधारित, डी है छात्रों की रुचि पर आधारित। पाठ्यक्रम का आधार नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा आपका ए को चला जाएगा, धर्म ग्रंथों पर आधारित। अगला है निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती है? किस सामाजिक कारक की जो है पाठ्यक्रम में कोई भी भूमिका नहीं होती है? ऑप्शन है शिक्षक की योग्यता, अगला है शिक्षक का जीवन दर्शन, ये भी होता है, अगला है शिक्षक का व्यवहार। इन सभी यानी यहाँ पर 3 बातें दी जा रही हैं, ए बी सी, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का जीवन दर्शन, शिक्षक का व्यवहार, ये तो पाठ्यक्रम में सम्मिलित होती हैं। लेकिन दोस्तों जो आपका राइट आंसर जो दिया जा रहा है वो है डी, शिक्षक की जाति। हमें जाति से कोई भी मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा आपका डी को। सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा डी को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? ऑप्शन ए विद्यार्थी, बी शिक्षण, सी पाठ्यक्रम। तो ये सभी हैं दोस्तों, तो राइट आंसर चला जाएगा आपका डी को, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए सर्वांगीण विकास, बी आत्मानुभूत, और सी है आपका सौंदर्यानुभूत, डी है उपयुक्त सभी। यहां से राइट आंसर जाएगा आपका डी को, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यचर्या आधारित होती है। ऑप्शन ए बालक की शैक्षिक समस्याओं पर, बिल्कुल। अगला है बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर, यह भी सही है। अगला है बालक की प्राकृतिक क्रियाओं पर, बालक की प्राकृतिक क्रियाओं पर, और दोस्तों लास्ट है आपका उपयुक्त सभी। तो यहां से दोस्तों आपका जो राइट आंसर चला जाएगा वो डी को चला जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है? दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन है। दोस्तों दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन जो है दोस्तों फिक्टे का है। राइट आंसर जाएगा आपका बी को, टिक कर लीजिएगा इसे। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। आदर्शवाद के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आदर्शवाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन में है प्लेटो, कांट और रॉस। दोस्तों ये तीनों ही आपके आंसर में आएंगे। राइट आंसर जाएगा आपका डी को। आदर्शवाद के मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन है? प्लेटो, कांट और रॉस है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। व्यक्ति को प्राकृतिक वातावरण के ज्ञान के लिए विषय उपयोगी है। ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान, बी अंकगणित, सी भूगर्भशास्त्र, डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर भी आपका जो राइट आंसर चला जाएगा डी को ही जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं। व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए उपयोगी विषय माना गया है। नैतिक विकास की बात की जा रही है। ऑप्शन है धर्म, बी है नीतिशास्त्र, सी है आध्यात्म, और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर चला जाएगा आपका डी को, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, व्यक्ति के कलात्मक विकास के लिए विषय को उपयोगी माना गया है। कलात्मक विकास की बात की जा रही है। ऑप्शन में क्या है? संगीत, बी कला, सी है दस्तकारी, डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी कलात्मक विकास में ही आते हैं, तो राइट आंसर चला जाएगा इसमें भी आपका डी। टिक कर लीजिएगा इसे, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम पर्यावरण में संचालित होने वाली सभी क्रियाओं का योग है। पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम पर्यावरण में संचालित होने वाली सभी क्रियाओं का योग है। यह कथन किसका है? दोस्तों ये जो कथन है जॉन डीवी का है। राइट आंसर जाएगा आपका बी को, टिक कर लीजिएगा इसे, जॉन डीवी। अगला है पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए सामाजिक परिवर्तन, बी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सी परीक्षा व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो दोस्तों यहां पर 3 दिए जा रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और परीक्षा व्यवस्था। ये तीनों ही हो जाएंगे। राइट आंसर चला जाएगा आपका डी को, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है इनमें से पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं है। ऑप्शन ए विषय, अनुभव, ज्ञान, अभिवृत्ति। दोस्तों शायद इससे पहले भी यही क्वेश्चन डिस्कस किया था।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो चला जाएगा डी को चला जाएगा, अभिवृत्ति। ठीक है, टिक कर लीजिएगा इसे, अभिवृत्ति। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां, उद्देश्य या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ भी राइट आंसर जाएगा आपका सी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है। ऑप्शन अनुदेशन आयाम, बी अनुभव आयाम, सी कक्षानुरूप पाठ्य वस्तु अनुदेशन राजनीतिक आयाम। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर चला जाएगा वो डी को चला जाएगा, राजनीतिक आयाम। नेक्स्ट, शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है, यह कथन किसका है? शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है, यह किसका है दोस्तों? ये फ्रॉवेल का है। राइट आंसर चला जाएगा आपका बी को, फ्रॉवेल। टिक कर लीजिएगा इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डाइट का क्या अर्थ है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डाइट का क्या अर्थ है पूछा जा रहा है, सभी को पता होगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अभी आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर डाइट का जो अर्थ होता है ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ये जिला शिक्षा संस्थान या जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या जिला शिक्षा या जिला बेसिक शिक्षा संस्थान या जिला प्रशिक्षण संस्थान। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जाएगा बी को जाएगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। देख लेते हैं क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर डाइट, जिसे हम डाइट कहते हैं, DIE और T, जिसे डाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।